हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक पोसोलॉजी, जो कि हमने लिया है आज बी फार्म फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे पोसोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। तो हमने आज इसमें कुछ फैक्टर्स लिए हैं, इसके आगे और भी फैक्टर्स हैं जो हम इसी के आगे स्लाइड में कवर करेंगे। तो हम इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। पोसोलॉजी में हम आज पढ़ेंगे पोसोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो मेनली पोसोलॉजी है। पोसोलॉजी ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पोसोज, मतलब कि पोसोज जो पोसोलॉजी है वो कहाँ से डिराइव की गई है, फ्रॉम ग्रीक वर्ड से पोसोज, जिसका मतलब होता है हाउ मच, कितनी, एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो ये क्या कहती है, ये कहती है पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कि पोसोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की, एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो कि किसके साथ में डील करती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ डोज किसी पेशेंट को देना है, मतलब कितना अमाउंट किसी पेशेंट को देना है ताकि जो डिज़ायर इफेक्ट है, जो मतलब कि थेरेपेटिक इफेक्ट है पेशेंट के लिए, वो अचीव हो जाए। कितनी दें, कोई भी दवाई कितना हम उसको दें ताकि जो पेशेंट के अंदर है वो अपना जाके कितना दें कि वो जो ड्रग है वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखा सके। ठीक है, फिर हम अब इसमें पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। इसमें फर्स्ट फैक्टर है हमारा एज, उम्र। दे फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग चेंज विद एज, मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक यहाँ एक वर्ड है जिसका मीन्स होता है कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ में क्या कर रही है, क्या अपना एक्शन दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये चेंज हो जाता है साथ में किसके, विद एज। जैसे कि चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल्स नीड लेस अमाउंट ऑफ ड्रग देन नॉर्मल अडल्ट, मतलब कि जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड पीपल्स होते हैं, उनको लेस अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होता है, नीड होती है उसकी, देन नॉर्मल अडल्ट, जो नॉर्मल अडल्ट्स होते हैं, डोज, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट ड्रग। बिकॉज ये क्या करते हैं, ये अनेबल टू एक्सक्रीट, मतलब कि जो ड्रग होती है उसको ये एक्सक्रीट आउट करने में इतने अच्छे नहीं होते हैं। इनका जो बॉडी फंक्शन होता है लिवर और रीनल का, मतलब कि किडनी और लिवर का, वो क्या होता है, इनका इमेच्योर होता है, इतना अच्छा नहीं होता है एज अडल्ट ड्यू टू इमेच्योर रीनल एंड हेपेटिक फंक्शंस। रीनल यहाँ पे है किसके लिए, किडनी के लिए, और हेपेटिक है लिवर के लिए। तो इतना डेवलप नहीं होता है, इमेच्योर नहीं होता है इनका बच्चों का और बूढ़ों का, ताकि वो प्रॉपरली ड्रग को एक्सक्रीट आउट कर सकें बॉडी से। ठीक है, सेकंड है हमारा सेक्स, मतलब कि लिंग के आधार पे क्या कहता है, वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्स टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर एज इट डन इन मैन। मतलब कि फीमेल जो होती हैं वो एज अ सेम इफेक्ट नहीं दे पाती हैं ड्रग्स के प्रति जैसे कि मैन दे पाते हैं। ठीक है, तो इसमें है डन इन मैन, special care should be taken when drugs are administered during menstruation, pregnancy and lactation। कुछ स्पेशल, मतलब कि कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब किस टाइम पे फीमेल में, जब एक डॉक्टर्स को उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और फिर वो उनको फार्मासिस्ट वो दवाई देता है, तो वो कुछ चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम उसको मेडिसिन प्रेफर कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन में, प्रेगनेंसी में एंड लैक्टेशन होता है जब बेबी मिल्क फीडिंग करता है, उस टाइम को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है, अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट ऑन अ फीटस थ्रू प्लेसेंटा। ये मतलब कुछ ड्रग्स हैं जो कि क्या कर सकती हैं, फीटस पे एक्ट कर सकती हैं, कैसे, थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, थर्ड है बॉडी वेट क्या है यहाँ पे, द एवरेज डोज इन मेंशन्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ mg per kg,
जो एवरेज डोज लिया जाता है बॉडी वेट के अनुसार वो किस में लिया जाता है, mg/kg में बॉडी वेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, ओबीज पर्सन रिक्वायर मोर डोज ऑफ ड्रग कंपेयर टू नॉर्मल। जो ओबीज मतलब जो मोटे लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, उन लोगों को डोज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है ड्रग का एज कंपेयर टू नॉर्मल, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके मुकाबले। फिर हमारा इसमें आता है फोर्थ वन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि किस रूट से वो जो ड्रग है वो ली जा रही है, उस बेसिस पे क्या होता है, उस बेसिस पे भी हम इसको बताते हैं। जैसे कि IV इंट्रावीनस डोज ऑफ ड्रग इज स्मॉलर दैन इट्स इंट्रामस्कुलर, IM और ओरल, मतलब कि IV बहुत कम रिक्वायर होता है देन IM से, और IM बहुत कम रिक्वायर होता है ओरल से। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ओरल है, ओरल और IM। ओरल में क्या होगा कि वो हम उसको ओरली लेंगे, वो धीरे धीरे लेयर हमारी बॉडी में जाके काफ़ी जगह से पास आउट होके तब वो कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है IV में, वो डायरेक्टली क्या होगा, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, इसीलिए इसका जो अमाउंट है वो काफ़ी कम यूज़ होता है ड्रग का। जैसे कि IV 0.25 mg रिक्वायर होगा, IM 1 mg रिक्वायर होगा, और ओरल 2 to 5 mg रिक्वायर होता है। जैसे ये मैं बता दूं यहाँ पे कि टॉपिकल सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, उससे कम ओरल, उससे कम IM और उससे कम IV, सबसे कम रिक्वायर होगा ये। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि किस टाइम पे उस ड्रग को दें, ये भी एक फैक्टर है इसमें पोसोलॉजी में। तो ये कैसे इफेक्ट करेगा, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्पेस, मतलब कि अगर पेट में खाना है, ठीक है, पेट में खाना है तो क्या होगा, वो जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसे क्या कर देगा, उसे डिले कर देगा, उसे टाइम को बढ़ा देगा। वहीं पे क्या होगा, अगर स्टमक क्या है, एम्प्टी है, खाली है, तो उस टाइम पे क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका, ड्रग का, मतलब कि जल्दी से जो ड्रग होगी वो हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल शुड बी गिवन आफ्टर मील, मतलब कि ये हैं कुछ ड्रग्स हैं, आयरन, आर्सेनिक एंड कॉड लिवर ऑयल, ये क्या है, इनको खाना खाने के बाद ही देना होता है, आफ्टर मील। बट एंटासिड ड्रग्स टेकन बिफोर मील, बट जो एंटासिड होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एसिडिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो उस वाले केस में क्या होता है, ड्रग टेकन बिफोर मील, मतलब खाना खाने से पहले वो ये ड्रग ली जाती हैं, एंटासिड्स। सिक्स्थ वन है प्रेजेंस ऑफ डिजीज, ड्रग लाइक बार्बिचुरेट्स एंड क्लोरप्रोमाजीन में प्रोड्यूस अनयूजुअल प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है उसे लिवर सिरोसिस हो तो हम उसे बार्बिचुरेट्स और क्लोरप्रोमाजीन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन दोज पेशेंट हैविंग किडनी फंक्शंस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऐसे पेशेंट्स जिनकी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन भी क्या कर सकते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज इट मे कॉज टॉक्सिसिटी, उसके अंदर ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो कहीं ना कहीं किडनी के थ्रू ही क्या करती है, वो बाहर एक्सक्रीट आउट होती है, पर जब किडनी ही अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही होगी तो उस कंडीशन में स्ट्रेप्टोमाइसिन वहाँ से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी और इट मे रिजल्ट इनटू अ टॉक्सिसिटी। तो फिर अब अब हमारा सेवेंथ वन है हमारा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब किसी भी चीज़ का जम जाना, मतलब कि एक्यूमुलेट हो जाना किसी एक जगह पे। सम ड्रग प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट इफ इट इज़ रिपीटेडली एडमिनिस्ट्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कि कुछ दो ड्रग्स हैं क्या करती हैं, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं अगर उन्हें हम
लंबे समय से लगातार लेते रहें तो, जैसे कि डिजिटैलिस, इमेटिन, हैवी मेटल्स, ठीक है, बिकॉज दीज ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड स्लोली, दिस अकर ड्यू टू एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं, स्लोली एक्सक्रीट आउट होती हैं, तो अगर हम इनको लेते रहेंगे लंबे समय तक तो क्या होगा, इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और इट में रिजल्ट्स इनटू अ टॉक्सिसिटी। फिर आता है हमारा 8 वन है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर क्या कहता है कि द फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल्स। फीमेल्स, ऑब्वियसली बात है, फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं मेंस के मुकाबले, आदमियों के मुकाबले। तो क्या होता है कि रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, तो उनको क्या होता है, उनको लेस डोज देनी पड़ती है ड्रग्स की, ठीक है। अब आता है 9th वन है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या कहता है, टॉलरेंस होता है किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना, मतलब कि सहना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, टॉलरेंस क्या बोलता है, इज डेवलप्ड इफ द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग डिमिनिश्ड व्हेन इट इज गिवन रिपीटेडली सो दैट लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस शो थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब टॉलरेंस ये है कि अगर कोई पेशेंट है, कोई ड्रग ले रहा है, वो रेगुलर ले रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसको उसकी आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ने के बाद क्या होगा, जो वो अमाउंट वो ड्रग का लेगा फिर वो अफेक्ट करना बंद हो जाएगा उसका। जैसे कि कुछ लोग होते हैं स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो 1 लेंगे 2 लेंगे तो उनको नींद आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो उसको लगातार लेते रहेंगे तो क्या होगा, उनको नींद आना बंद हो जाएगी। तो अब उनको 2-3 डोज से कुछ भी नहीं होगा, उनको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या होगा, अगर वो अपनी डोज बढ़ा देंगे, जैसा कि यहाँ बोला गया है कि सो दैट लार्ज डोज इज रिक्वायर फॉर शो थेरेपेटिक इफेक्ट, फिर उनको डोज वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो अपनी डोज बढ़ा देंगे, 4-5 पिल्स कर देंगे, फिर क्या होगा, उससे उनको वो नींद जो थी वो आने लग जाएगी। मतलब कि वो जो 1 से 2 जो पिल्स ले रहे थे स्लीपिंग पिल्स, वो अब उसके लिए मतलब अब वो उनके लिए टॉलरेंस हो गया, मतलब कि वो उस अमाउंट के लिए उनकी बॉडी टॉलरेंस हो गई है, टॉलरेट कर रही है उस दवाई को, ठीक है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट वन है यानी 10th वन सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है, व्हेन डिजायर्ड थेरेपेटिक रिजल्ट नीडेड इज डिफिकल्ट टू अचीव विद सिंगल ड्रग। मतलब कि जितना किसी भी डोज, किसी भी ड्रग का इफेक्ट चाहिए, थेरेपेटिक इफेक्ट, वो एक सिंगल ड्रग से नहीं आ पा रहा है। मतलब कि तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ ड्रग और ऐड करके देंगे और जो वो हमें चाहिए थेरेपेटिक इफेक्ट वो मिल जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम सिनर्जिज्म। डिफिकल्ट टू अचीव विद सिंगल ड्रग एट दैट टाइम 2 or more drugs are used in the combination form for increasing their action. This phenomena is called synergism. उसे ही हम कहते हैं synergism। जैसे कि एग्जाम्पल प्रोकेन एंड एड्रेनलिन combination increases the duration of action of प्रोकेन। जब हम प्रोकेन और एड्रेनलिन को साथ में देंगे तो जो प्रोकेन का एक्शन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी है और वही सिंगली कोई काम कर रहा है, जैसे कि उसको यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल ले जानी है, ठीक है, वो यहाँ लेके जा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर यहीं पे कोई 2-3 आदमी आके क्या करेंगे, उसको वो जो बॉल्स हैं वो ले जाएंगे यहाँ तक, तो वो जो काम है वो कैसा हो जाएगा, वो काम हमारा इजी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है सिनर्जिज्म। अब है सेकंड है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म बिल्कुल जिसका अपोजिट है। क्या है इसमें, व्हेन द एक्शन of one drug is opposed by the other drug on the same pharmacological system is known as a drug antagonism। जैसे कि when the action of one drug, जब किसी भी एक ड्रग का जो एक्शन है वो अपोजिट हो जाए दूसरे के साथ में, जैसे कि अब यहाँ मैंने बताया था इसका एग्जांपल। अब क्या करें, यहाँ से जैसे अब ये कोई आदमी है, वो यहाँ बॉल उसने सारी डाल दी, यहाँ से ले लेके सारी बॉल उसने यहाँ डाल दी, और यहाँ पे कोई आदमी है
जो क्या कर रहा है, वो यहाँ से बॉल ले जाके सारी यहाँ रख दे रहा है, तो क्या होगा, ये खत्म। मतलब कि इसका एक्शन था जो इसने किया, यहाँ से ले जाने का काम यहाँ पहुँचाया, और इसने क्या किया, वो जो बॉल्स इसने यहाँ पहुँचाई थी वो उसने यहाँ दोबारा से पहुँचा दी। तो जो इसने काम किया वो पूरा नलीफाई कर दिया इसने। तो यही है, इसका मेनली यूज़ कब करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जब किसी को पॉइजनिंग हो जाती है उस केस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, 12th वन है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी क्या है, इडियोसिंक्रेसी आर एलर्जी, ये एक एलर्जी है बट इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलर्जी, पर ये कैसी है, थोड़ी सी अलग है नॉर्मल एलर्जी से। An extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action। ये कैसी है, जब किसी भी ड्रग के प्रति ज़्यादा कोई भी मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स हो जाए तो क्या होगा, यही कहलाती है हमारी इडियोसिंक्रेसी। जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन में कॉज गैस्ट्रिक हेमरेज। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन क्या कॉज कर सकती है, गैस्ट्रिक हेमरेज कॉज कर सकती है। इसी को हम कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। ये एक एलर्जी है, एलर्जी की फॉर्म है। 12th वन है टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है, in drug tolerance increases doses of a drug shows effect but in tachyphylaxis increases doses of drug no biological response। मतलब यहाँ कहना ये चाहता है कि हमने पहले पढ़ा था ड्रग टॉलरेंस, पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था पॉइंट में टॉलरेंस, उसमें क्या था कि अगर हम किसी भी ड्रग का डोज को इंक्रीज कर दें तो वो अपना इफेक्ट देना स्टार्ट करे दोबारा से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है टेकीफाइलेक्सिस में कि वो ड्रग में टॉलरेट तो हो जाएगा पेशेंट, लेकिन फिर ड्रग का जो डोज बढ़ाने के बाद में भी यहाँ पे इफेक्ट उसका नहीं दिखेगा, उसको फिर वो जो ड्रग है वो चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे वो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई 2 पिल्स ले रहा है, स्लीपिंग पिल्स ले रहा है कंटिन्यूसली, फिर उसको उसकी आदत छूट जाती है और बाद में फिर वो क्या करता है, ज़्यादा लेने लग जाता है तो उसको वो नींद आने लग जाती है। मतलब कि वहाँ पे उसको उसका रिस्पॉन्स दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि हम कितना भी डोज बढ़ा लें उसका, लेकिन यहाँ पे वो डोज दोबारा से अचीव जो हमें चाहिए था थेरेपेटिक इफेक्ट, वो यहाँ नहीं मिल पाता है। तो हमने आज इसके फैक्टर्स पढ़े, सारे के सारे 13 फैक्टर्स पढ़े हम लोगों ने आज, और इसका एक और पार्ट बाकी है जो कि है डोज कैलकुलेशंस, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। पोस्टोलॉजी में इंट्रो हो गया हमारा, फैक्टर फैक्टिंग, और एक है डोज कैलकुलेशन, उसको हम अब नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ सब्सक्राइब भी करो, विच इज़ NC Pharma Studies। थैंक यू।